मार्क्विस की हवेली में एक नियम है, शादी के लिए पुरुष को पूर्वज हॉल में पट्टी बांधकर 100 कदम दूर सेब पर निशाना लगाना होता है। चूकने पर वह अगले साल ही कोशिश कर पाएगा, लेकिन युवा मार्क्विस जो बचपन से अचूक निशानेबाज था 3 साल से लगातार चूक रहा है। पहले साल उसने कहा, उसका हाथ कांप गया था। मैंने उसे बताया कि अगला साल हमेशा आता है। दूसरे साल उसने हवा को दोष दिया। मैंने उसे हार न मानने को कहा। तीसरे साल मैं अब और सहन नहीं कर सका। मैं नॉर्थ टाउन मार्क्विस हवेली के पूर्वज हॉल में घुसा। उसे अभ्यास करते देखना था, पर लू ह्यूज को दोस्त से कहते सुना, इस साल भी चूके। यूसा, वैसे तुम्हारी नकली हाथ की चोट अच्छी थी। लू यूसी ने आलसी अंदाज में बात की। और मैं और क्या कर सकता था? निशाना लगता तो झीक्सी से शादी करनी पड़ती। क्या तुम नहीं चाहते? बिल्कुल चाहता हूँ। लू यूसी पल भर रुका। लेकिन मोमो का क्या? खिड़की के बाहर मेरी उंगलियां खिड़की की चौखट में धंस गईं। लू यूसी फुसफुसाई, मैंने झीक्सी से वादा किया था कि मैं सदा उसी को चाहूंगा। मैं मोमो को छोड़ने का दर्द नहीं सह सकता। पर मिस जो का क्या? वो सालों से इंतजार में है। अगर जल्दी हाथ नहीं मांगा तो वो किसी और की हो जाएगी और बहुत देर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। लू यूसी की आवाज में दृढ़ता थी। जिक्सी सिर्फ मुझसे प्यार करती है और किसी और की नहीं होगी। मैं इसे थोड़ा और टालूंगा, इंतजार करूंगा जब तक वो बड़ी और कम जिद्दी न हो जाए। फिर वो मान जाएगी कि मोमो भी मेरी पत्नी रहे। तब मैं दोनों को पालूंगा। दोनों जोर से हंस पड़े। मुझे शरीर में बर्फ सी ठंड लगी। मैं हॉल से लड़खड़ा कर बाहर निकला। वापसी में बस याद है कि अचानक बारिश होने लगी और मेरे पास छाता नहीं था। बारिश और आंसू मिलकर मेरे चेहरे पर बहने लगे। घर लौटने के अगले ही दिन खबर फैल गई कि त्सुइमो की सगाई राजधानी के सबसे बड़े रंगीले से हो गई है। लू यू अब और नहीं सह सका और शादी में घुस गया। उसी रात शादी कर उन्होंने सुहागरात बिताई। राजधानी मेरा और जो परिवार का मजाक उड़ाने को तैयार थी। पर अगले दिन वह वारिस मेरी दीवार फांद कर आ गया। वह मुझे घूरने लगा। तुम्हें पति की सजा भुगतनी होगी। लू यूजी ने मेरी मंगेतर चुराई है, तुम इसकी भरपाई करो। मेरी वारिस की पत्नी बनो। क्या ये ज्यादा है? मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में इतनी पागल बात के लिए राजी हो जाऊंगी। चीशियाओ वहीं खड़ा रह गया। उसका मुंह खुला रह गया। वह हैरान था। वह हकलाया, तुमने खुद कहा था मैं 3 दिन में तुमसे शादी करने आऊंगा। पीछे हटने की सोचना भी मत। उसने ऐसे कहा जैसे उसे डर था कि मैं मन बदल लूंगी। वह जल्दी से दीवार फांद गया। जाते जाते वह ठोकर भी खा गया। लगभग मुंह के बल गिर ही गया था। मैंने देखा और हंस पड़ी। वह उतना बुरा नहीं था जितना लोग कहते थे। वह प्यारा था। चिशियाओ के जाते ही लू यूजी आ गया। मैं गंभीर हो गई। मास्टर लू, अभी शादी हुई है, आप घर पर पत्नी के साथ क्यों नहीं हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? लू यू का चेहरा सख्त हो गया। उसने जबरदस्ती एक मीठी मुस्कान दी। जीशी, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मोमो का दिल बहुत नरम है। मैं उसे उस बूढ़े मोटे आदमी से शादी करते चुपचाप नहीं देख सकता था। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो तुम बस खड़े होकर देख सकते थे कि मैं और पूरी झो परिवार सबके लिए मजाक बन जाएं। जिस पल तुमने वो शादी तोड़ी, हमारे बीच जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। कृपया यहाँ से चले जाइए मास्टर लू, सगाई टूट गई है। लू यू गंभीर हो गया। शीशी, पागलपन मत करो। उससे शादी के बाद भी हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। मोमो दयालु है। तुम्हारे आने पर वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम बस कुछ समय उपपत्नी रहोगी। जैसे ही तुम्हारा बच्चा होगा मैं तुम्हें बराबर की पत्नी बना दूंगा। तुम और मोमो दोनों मेरी पत्नियां होंगी। मैं तुम दोनों में से किसी को भी ज्यादा पसंद नहीं करूंगा। जो परिवार की सबसे बड़ी बेटी से उपपत्नी बनने के लिए कहना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने ये बात भी कह दी। चाहे मैं चाहूं भी, मेरे पूर्वज कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। मैं पीछे हट गई। मैंने उसे ठंडी नजरों से घूरा। जो लिंगसी कभी उपपत्नी नहीं बनेगी। मेरे मना करने पर लियू यू नाराज हो गया। ये सिर्फ एक पदवी है और उपपत्नी होकर भी मैं तुम्हें झुकने नहीं दूंगा। तुम इसे इतना मुश्किल क्यों बना रही हो? मैं तुम्हारे लिए मुश्किल बना रही हूँ। मैं तो लगभग जोर से हंस पड़ी थी। वो कौन था जिसने हमारी शादी से ठीक पहले किसी और की शादी में हंगामा किया था और उसके तुरंत बाद उसी से शादी कर ली थी? किसने मुझे और मेरे पूरे परिवार को सबके सामने मजाक बना दिया? और अब इतनी हिम्मत की कहता है मैं मुसीबत बन रही हूँ। मैंने उसे व्यंग्य से देखा। फिर कहूंगी, कौन औरत उपपत्नी बनना चाहेगी? मेरे मना करने से शर्मिंदा होकर लियू यूं भड़क गया। उसका चेहरा उतर गया। झो लिंगशी, तुम हद पार कर रही हो। सबको पता है बचपन से तुम मुझ पर मरती हो। मैंने तुम्हें हमेशा नचाया है। मेरे बिना तुमसे कौन शादी करेगा? कहकर वह चला गया। मैं गुस्से से कांप रही थी। मुझ पर गहरा दुख छा गया। मैं उस लियू यून्स को जानती थी जिसे मेरी फिक्र थी। वह रक्षक अब चला गया। अब वह सिर्फ त्सुइमो का पति है। मुझे तभी उसे छोड़ना था जब उसने मुझे ठुकराकर मेरा दिल तोड़ा। पर मैं कर ना सकी। मैंने इसे मानने से मना कर दिया। हमारी 10 साल पुरानी दोस्ती उसकी 6 महीने की पहचान के आगे कम पड़ी डीडीएच गई। अंत में मैं गलत निकली। चीशाओ ने मुझे अपना मन बदलने का मौका ही नहीं दिया। अगले दिन ची परिवार रिश्ता लेकर आया। वे 108 गाड़ियों में सगाई के तोहफे लेकर आए थे। उन्होंने मेरा पूरा कमरा भर दिया। मेरे माता पिता चीशाओ से नाखुश थे और उन्होंने मुझसे पुनर्विचार करने को कहा। पर मैंने तय कर लिया था, प्यार न सही ताकत ही सही। चीशाओ की छवि चाहे खराब हो, लेकिन वह मार्क्विस की हवेली का भविष्य का वारिस है। अगर सू परिवार की असली बेटी ने उससे शादी करने से इनकार न किया होता तो यह शादी कभी भी सुयीमो को नहीं मिलती। मैं तोहफों को स्टोरेज रूम में भिजवाने ही वाली थी, तभी लुयूस सुयीमो के साथ अंदर आ गए। जब उन्होंने सब कुछ देखा तो उन्होंने गलत नतीजा निकाल लिया। लुयूस ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई जैसे कि वह पहले से ही सब कुछ जानता हो। सुयीमो की आंखों में एक लालची चमक झलक गई। बहन, क्या ये सब तुम्हारा दहेज है? सुयीमो सू परिवार की नाजायज बेटी थी जो मालिक के एक नौकरानी के साथ सोने के बाद पैदा हुई थी। उसे कभी भी सू परिवार में अच्छा व्यवहार नहीं मिला था। उसकी शादी के दिन मैडम सू ने सबके सामने उसका दहेज भी गिरा दिया था। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन लियू यूंजे ने उपहास किया। नाटक बंद करो। कल तो तुमने कहा था कि शादी नहीं करोगी।
और अब तुम्हारा दहेज भी तैयार है ना बहन? झूठ क्यों बोलना? अब तो हम परिवार हैं। भाई यूंजे, क्या तुम बहन के लिए कोई तोहफा नहीं लाए? जल्दी उसे दे दो। तो सुयुमो ने हाथ खींचा। मेरी नजरों में एक हरी झलक आई। मैं उसे घूरती पल भर के लिए ठिठक गई। लियू परिवार के पास विरासत का जेड कंगन है। यह उनके भविष्य की बहू के लिए है। जब मुझे पता चला तो मैंने लियू यूने को कई बार इशारे किए। वो हमेशा सवाल टाल देता और मुझे देने से इनकार कर देता था। कभी नहीं सोचा था कि उसे त्सुयुमो की कलाई पर देखूंगी। त्सुयुमो ने मुझे घूरते देख जानबूझकर आस्तीन ऊपर की। इस दिखावे पर लुयू ने भौहें सिकोड़कर पोशाक से लकड़ी की कंघी निकाल मेरी तरफ फेंकी। वह ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसने मुझे कोई अनमोल चीज दे दी हो। लो, ये तुम्हारे लिए है। मैंने उस सस्ती टूटी हुई कंघी को घूरा और एक तिरस्कार भरी हंसी निकाली। वह त्सुयुमो के लिए कितना उदार है, लेकिन मेरे साथ बेहद कंजूस। मैंने कंघी वापस उसकी ओर बढ़ा दी। नहीं चाहिए, ये अच्छी चीज अपनी मिस सू के लिए ही रखो। लुयू का चेहरा पल भर में बिगड़ गया। गुस्से में उसने कंघी झपट ली और खिड़की से बाहर फेंक दी। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो अब ये गई। त्सुयुमो ने प्यारे बनावटी अंदाज में पैर पटका। बहन, ये चीज भाई यू और मैंने खास तुम्हारे लिए चुनी थी। ये हमारा तरीका है दिखाने का कि हम परवाह करते हैं। और हाँ बहन, तुम जल्द ही हमारे परिवार में शामिल होने वाली हो। मैंने ये शादी का जोड़ा खुद तुम्हारे लिए सिला है, कृपया इसे स्वीकार करो। उसने अपनी दासी से गुलाबी शादी का जोड़ा लिया और मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं गुस्से में जोर से हंस पड़ी। गुलाबी रंग उपपत्नियों के लिए है। घमंडी सुयुमो को देख मैं समझ गई वे क्यों आए हैं। वे मुझे नीचा दिखाना चाहते थे, बिना ये सोचे कि क्या मैं उन्हें ऐसा करने दूंगी। लू यूजी के सामने ही मैंने दृढ़ता से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, हमारी सगाई अब टूट चुकी है। काम हो गया हो तो जाओ। साफ था उन्होंने मुझे गंभीरता से नहीं लिया। सुयुमो ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींचने की कोशिश की। दीदी, नाराज मत हो। क्या ये फिट होगा? क्यों ना तुम इसे पहनकर देख लो। मैंने उसे झुंझलाकर दूर धकेल दिया। मुझसे दूर रहो, मुझे मत छुओ। मैंने उसे मुश्किल से छुआ भी था। मैंने तो कोई असली ताकत भी नहीं लगाई थी, लेकिन सुयुमो नाटकीय ढंग से पीछे गिर गई, फिर भी ड्रेस पकड़े हुए और जमीन पर जा बैठी। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस चाहती थी कि तुम ये ड्रेस पहनकर देखो। मेरा कोई और मतलब नहीं था। लुयू ने यह देखा और गुस्से में मुझे जोर से धक्का दे दिया। झोउ लिंगशी मोमो ने वह ड्रेस बनाने के लिए 2 रातें लगातार जागकर बिताई। क्या तुम इसी तरह उसकी दयालुता का बदला चुकाती हो? तुम जैसी ईर्ष्यालु, छोटी सोच वाली औरत। ऐसी सोच के साथ तुम्हें हमेशा अकेले ही रहना चाहिए। उसने सुयुमो को उठाया और बिना पीछे देखे गुस्से में बाहर चला गया। सुयुमो ने पीछे मुड़कर मुझे विजयी मुस्कान के साथ देखा। यह दृश्य मुझे हमारी पहली मुलाकात की याद दिला गया। तब वह सिर्फ सू परिवार की एक साधारण उपपत्नी की बेटी थी। एक भोज में उसकी सगी बहन ने उसे नौकरानी की तरह बर्ताव किया। बहन पर शराब गिराने पर उसे थप्पड़ पड़ा और सबके सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया। लुयूस को कमजोरों का उत्पीड़न नापसंद था, इसलिए उसने बीच बचाव किया। बाद में उसे दोबारा निशाना बनने की चिंता हुई। लुयूस हमेशा उसकी देखभाल करता था। वह हमेशा सबसे अच्छी चीजें पहले उसी को देता था। मैं कई बार इसी बात पर जलती थी। वह हंसकर कहता, मैं मोमो की मदद इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे उस पर दया आती है। शुरू में मैंने उसकी बात मान ली। लगा वह सहानुभूतिवश उसकी परवाह करता है। फिर सू यूमो को ची शियाओ से जबरन शादी करनी पड़ी। लू यूजी ने शादी में हंगामा किया। डर के मारे उसी दिन उसने उससे शादी कर ली। वे साथ सो चुके थे। तब मुझे लगा कि यूमो ने मेरी जगह ले ली है। मैं कितनी नादान थी जो उसे नेक समझती रही। वह सिर्फ उसके लिए ही दयालु था। मेरी खुद की शादी से एक दिन पहले वार्षिक लालटेन उत्सव था, जो मेरा सबसे पसंदीदा दिन था। हर साल पहले लू यूजे मेरे साथ लालटेन छोड़ता था। ये पहली बार था जब मैं अकेली गई थी, लेकिन जब मैं सड़क पर पहुंची तो वह पूरी तरह खाली थी। सारे दुकानदार जा चुके थे। मैं उलझन में थी। फिर मैंने 2 महिलाओं को गपशप करते सुना। मास्टर लू कितने अमीर हैं। सुना है उन्होंने पत्नी के लिए सड़क की सारी लालटेनें खरीद लीं। यकीन मानोगी, मैं उसकी जगह होती तो पिघल जाती। उसने तो उसके लिए एक राजकुमार को भी नाराज कर दिया और उसने झो की बेटी को अपनी उपपत्नी बना लिया। ऐसा आदमी, मैं उसके लिए 3 साल इंतजार कर सकती हूँ। मैं तो इसके लिए अपनी उम्र भी घटा दूं। मैं कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ मुड़ी और जाने लगी। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, बहन। मैं बिना सोचे पलट गई। लू यूंजे और सू यूमो पास ही खड़े थे। वो मेरे पास एक लालटेन पकड़े दौड़ता हुआ आया। बहन, क्या तुम भी लालटेन छोड़ने आई हो? लू यूंजे अभी भी पिछले दिन की लड़ाई से नाराज था। उसने मुझ पर ठंडेपन से फूंकारा। सू यूमो ने अपनी लालटेन दिखाने के लिए आगे बढ़ाई। मिस, भाई ने मेरे लिए सड़क की सारी लालटेनें खरीद लीं। वह मुस्कुराई और एक लालटेन आगे बढ़ाई। अगर चाहो तो ये तुम्हारी हो सकती है। नहीं धन्यवाद। मैं पीछे हट गई। डर था कि वह फिर मुझे फंसा ना दे। वैसे भी मैं यूं की चीजें नहीं लेती, ना लोग ना सामान। लियू यू का चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी आवाज व्यंग्यात्मक हो गई। मिस जोऊ को मेरे तोहफे पसंद नहीं आते। उसे नजरअंदाज करो मोमो। चलो चलते हैं। वह सू यूमो को नदी की ओर घसीट ले गया और गुस्से में चला गया। एक आदमी जो बटलर के कपड़ों में था पास आया। मिस जोऊ, महामहिम ने मुझे यह आपको देने के लिए कहा है। मैं हैरानी से उस लालटेन को घूरने लगी। वह एक धारा के आकार की थी और उसके नीचे बड़े बेफिक्र अक्षरों में शे लिखा था। यह मेरी देखी सबसे सुंदर लालटेन थी। इसे बहाने का मन नहीं था, इसलिए मैं घर ले आई। अगली सुबह दासी ने जल्दी जगाया ताकि बाल बनाकर शादी का जोड़ा पहना सके। समय करीब आ गया था। आखिरकार ये सब सच लगने लगा। मैं सच में शादी करने जा रही थी, न कि लुयू से, मेरे बचपन के साथी से, बल्कि शांगजिंग के लापरवाह राजकुमार ची श्याओ से। सच कहूं तो मैं काफी घबराई हुई थी। मैंने गहरी सांस ली।
मैंने अपना फैसला कर लिया था। अब चाहे आगे कुछ भी हो, मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगी। जैसे ही मैं तैयार हुई, बारात आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ची शियाओ की जगह लू यूं दिखाई देगा। मैंने उस छोटी गुलाबी पालकी और 20 से भी कम लोगों के छोटे से समूह को हैरानी से देखा। मुझे लगा था कि मैंने अपनी बात पूरी तरह साफ कर दी थी। मैं पहले ही लू परिवार के सारे सगाई के तोहफे लौटा चुकी थी। वह यहाँ क्या कर रहा था? मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही लू यूजी ने मुझे शादी के पूरे जोड़े में देखा और भड़क उठा। जोलिंगशी, तुम्हें किसने कहा कि ऐसे कपड़े पहनो? मैं तुमसे शादी करने आया हूँ, वह मुकुट उतार दो। उसकी नाइंसाफी भरी चिल्लाहट से मेरा खून खौल उठा। लू यूजी, मैंने तुम्हें 100 बार बताया है, हमारी सगाई रद्द हो चुकी है। मैं आज तुमसे शादी नहीं कर रही हूँ। मेरा पति जल्द ही यहाँ आ जाएगा। अब अपने लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ। लू यूजी ने अविश्वास में ठाका मारा। नाटक बंद करो। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं चला जाऊंगा। मोमो मेरी आधिकारिक पत्नी बनेगी। मैंने वादा किया था कि अगर तुम मुझे एक बच्चा दोगी तो तुम्हें उपपत्नी बना दूंगा। क्या तुम वाकई इतनी बेताब हो ऊपर उठने के लिए? मैंने आंखें घुमा लीं। ये सब उसकी मनगढ़ंत थी। मैंने किसी बात पर सहमति नहीं दी थी। मैं कहने ही वाली थी, तभी संगीत बजने लगा। लू यूजी ने पीछे मुड़कर भौहें सिकोड़ी। क्या आज झोउ परिवार में किसी और की शादी हो रही है? उसके बोलने से पहले ही जी शियाओ घोड़े पर सवार होकर मेरे पास आया और रास्ता दिखाने लगा। उसने लू यूजी को उसकी छोटी सी टोली के साथ देखा और भौहें उठाईं। फिर मेरी राजकुमारी चुरा रहे हो, मास्टर लू? लू यूजी ने हैरान होकर देखा और कुछ समझ आते ही जी शियाओ पर शक किया। मैं तो तुमसे पूछने ही वाला था कि तुम यहाँ इन सब लोगों के साथ क्या कर रहे हो? अपनी पत्नी से शादी कर रहा हूँ और क्या? लू यूजी एकदम जड़ हो गया। उसे एक भयानक एहसास हुआ। उसने कांपती आवाज में पूछा, जब तुमने राजकुमारी कहा तो क्या तुम्हारा मतलब वही है? शीशो मुस्कुराया और जवाब देने ही वाला था, लेकिन मैंने पहले बोल दिया। लू यूजी, ये मेरे पति हैं, इन्हीं से मैं आज शादी कर रही हूँ। यह असंभव है। लू यूजी का चेहरा पीला पड़ गया और वह लगभग चिल्ला ही पड़ा। हम पहले ही सगाई कर चुके थे, तुम मुझसे कैसे शादी कर सकती हो? मैं ठंडी हंसी हंसी। उसे हमारी सगाई याद थी, पर पहले रिश्ता तोड़कर दूसरी शादी किसने की थी? उसने मेरी आंखों में देखा और सब समझ गया। उसकी आंखों में घबराहट झलक गई। मुझे खो देने का डर उस पर हावी हो गया। शिशी, पता है तुम नाराज हो कि मैंने मोमो से शादी कर ली, पर लापरवाह मत बनो। जानती भी हो वो कौन है? शेंजन में हर कोई जानता है। ची शियाओ एक बिगड़ा हुआ रईस है जो वेश्यालयों में घूमता रहता है और सारा दिन कुछ नहीं करता। वह तुम्हें स्थिर जीवन कैसे दे सकता है? तुम खुद को बर्बाद कर रही हो। शिशी, मेरे साथ वापस चलो प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूँ। ची शियाओ का चेहरा गहरा गया। कोड़े का हैंडल मसलते हुए उसने आभा बर्फीली कर ली। फिर रुककर मेरी ओर देखा, जैसे फैसला मुझ पर छोड़ दिया हो। मैं उसकी दखलंदाजी से तंग थी। मेरे अंदर की बची हुई नरमी उसके कामों ने मिटा दी थी। मैं आगे बढ़ी और ची शियाओ के सामने खड़ी हो गई, लू यू की ओर ठंडी नजरों से घूरते हुए। लू यू, मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं यूं ही अचानक उससे शादी नहीं कर रही हूँ। ये एक फैसला है जिसे मैंने सोच समझ कर लिया है। अब से हमारे रास्ते अलग हैं। मेरी बात सुनकर ची शियाओ मुस्कुराया और अपनी बांह मेरी कमर में डालकर मुझे अपने पास खींच लिया। उसने लू यू की ओर हंसी उड़ाते हुए देखा। मास्टर लू, आपने सुना? मेरी सिक्सी ने कहा, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, अब खुद को और शर्मिंदा मत करो। इसी वक्त शुभ मुहूर्त के लिए मंगनी कराने वाली औरत लाल रेशमी दुपट्टा लहराते हुए जल्दी से आ गई। महाराज, राजकुमारी साहिबा, समय शुभ है, अब पालकी में बैठने का समय आ गया है। मैं लू यू के पास से निकलकर बिचौलिया का हाथ थाम पालकी में चढ़ गई, पर उसने मेरी कलाई इतनी जोर से झपटी कि उंगलियां सफेद पट्टी डीएच गईं। बहुत दर्द हुआ। सिक्सी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। तुम सिर्फ मुझसे ही शादी करोगी। छिशियाओ ने अपनी आंखें संकरी कर लीं और माहौल में एक ठंडी सिहरन भर गई। कोड़ा तानकर उसने लू यू से पूछा, क्या फिर से शादी में विघ्न डालोगे? पिछली बार तुमने मेरी मंगेतर छीनी थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इतनी आसानी से दबाया जा सकता है? लू यू की आंखें लाल हो गई थीं। वह पूरी तरह पागल लग रहा था। उसे न भीड़ की परवाह थी, न अपने परिवार की इज्जत की। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? मैं शीशी को वापस पाने के लिए कुछ भी करूंगा। छिशियाओ ने अपनी शरारती अदाएं छोड़ दी और ठंडी हंसी हंसी। उसने अपनी कलाई घुमाई और कोड़ा हवा में लहराया, जो लू यू के कान के पास से बाल बाल गुजर गया। उसके कुछ बाल जमीन पर गिर गए। वह चौंक गया और मुझे छोड़ दिया। तो फिर पहले मेरे कोड़े से पूछ लो और मेरे पीछे खड़े 100 पहरेदारों से भी पूछ लो। अगर वे तुम्हें जाने देंगे तो। तनाव फूट पड़ा। हवा में खतरे की गंध घुल गई थी। मेहमान और पड़ोसी सब इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि बीच में आए। लू यू जो पहले ही सुयुमो को लेकर छिशियाओ को बुरी तरह नाराज कर चुका था। लू परिवार का प्रबंधक घबराकर भीड़ से बाहर निकला। वह सुन्न होकर खड़ा रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। छिशियाओ अब और इंतजार करते थक गया था। उसने अपने पहरेदारों को इशारा किया। 2 बड़े पहरेदार आगे बढ़े और लू यू को मजबूती से उनके बीच जकड़ लिया। वह बुरी तरह छटपटाया, लेकिन 1 इंच भी नहीं हिल सका। मिलाने वाली ने पर्दा उठाया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पालकी में कदम रखा। जैसे ही पर्दा गिरा, मैंने लू यू की दिल दहला देने वाली बार बार हताश चीखें सुनी। मत जाओ सिक्सी, वापस आओ। झो लिंगशी, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस पल उसने हमारी सगाई तोड़कर सुयुमो से शादी करने का फैसला किया, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया था। सालों की सारी भावनाएं सब व्यर्थ हो गईं। संगीतकारों के बजाते हुए पालकी डोलती रही। यह झेंगुओ ड्यूक के महल की यंग लॉर्ड की हवेली है। लू यू का यहाँ आकर तमाशा करने का कोई हक नहीं है। मेहमानों और परिवार के सामने स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी मानकर ची शियाओ और मैंने प्रणाम किया। हमने बड़ों का आशीर्वाद लिया और एक दूसरे को नमन किया, और इसी तरह खुशियों की गूंज के साथ मैं इस हवेली की आधिकारिक युवती बन गई। हम दुल्हन के कमरे में आए। लाल मोमबत्तियां जल रही थीं।
जिससे कमरा सुर्ख आभा से भरा था। मैंने सामने खड़े ची शियाओ को देखा और मैं अपराध बोध से भर गया। मैं धीरे से बोली, आज के लिए माफ कर दो, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना तमाशा होगा। मैंने माहौल बिगाड़ दिया। ची शियाओ करीब आए, मेरी कनपटी से बाल हटाए और मुझे बोलने से रोक दिया। उनकी आवाज बहुत नरम थी। कोई बात नहीं, आखिरकार मैंने ही तुमसे शादी की है, ऐसी छोटी सी परेशानी कोई मायने नहीं रखती। ये सुनकर मैंने उन्हें आभार भरी नजर से देखा और कुछ और कहने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर देखा कि शियाओ अचानक झुक गए और मेरे होंठों पर एक चुंबन रख दिया। उनके होंठ गर्म थे और उनमें शराब की हल्की महक थी। वह पीछे हटे, एक संतुष्ट मुस्कान के साथ बोले, मैं तुम्हें कभी पछताने नहीं दूंगा, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। मेरा चेहरा गालों से लेकर कानों तक लाल हो गया। मेरा दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई छोटा खरगोश सीने में उछल कूद कर रहा हो। शियाओ ने मुझे सोचने का एक पल भी नहीं दिया। उन्होंने बस मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। वे मुझे लाल रेशमी बिस्तर की ओर ले गए। मोमबत्तियां और टिमटिमा रही थीं। वह कोमल रात थी जिसमें सब धुंधला था। मैंने बस उनकी कोमलता और सच्चाई को महसूस किया। वे वैसे नहीं थे जैसा लोग कहते थे, बेखौफ और लापरवाह। अगली सुबह बदन दर्द से मेरी नींद खुली। पीठ सहलाते हुए मैं उठी और मन ही मन कोसने लगी। क्या चीशाओ हमेशा से अय्याश नहीं था? वो अनुभवी था ना, फिर वो नौसिखियों जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है, जैसे उसे औरतों का पता ही ना हो। चीशाओ तो पहले ही जा चुका था। सिर्फ गर्म चाय और नाश्ते की प्लेट मेज पर करीने से सजी रह गई थी। मैं अभी उठकर उसे ढूंढने ही वाली थी कि बाहर दो दासियां धीमे स्वर में बातें करने लगीं। उनकी बातें साफ साफ मेरे कानों तक पहुंच रही थीं। सुना आपने? कल रात लू ने दरवाजे पर रात भर घुटने टेके रहे। बिना माफी मिले वो नहीं उठेंगे, वो भी इतनी ठंड में। पूरी रात घुटनों के बल बैठा रहा। उसके घुटनों की चमड़ी तक छिल गई थी, है ना? और फिर उसकी पत्नी सुयुमो अभी अभी वहां आ गई। देखा वो अब भी घुटनों के बल बैठा है और हिल नहीं रहा। वहीं दोनों में बहस हो गई, धक्का मुक्की, लगभग हाथापाई तक बात पहुंच गई। पूरा मामला गड़बड़ हो गया। बहुत शर्मनाक था। क्या लोगों ने नहीं कहा था कि युवा स्वामी लू अपनी पत्नी के लिए पागल हैं? उसने सचमुच हमारी युवती को हमारे युवा स्वामी से छीन लिया और उसी रात शादी भी कर ली थी। तो अब वो यहाँ हमारी युवती के पीछे क्यों भाग रहा है? लड़की, तुम समझती नहीं हो, मर्द ऐसे ही होते हैं, हमेशा उसी चीज के पीछे भागते हैं जो उन्हें नहीं मिल सकती। एक बार मिल जाए तो अचानक उसमें कोई मजा नहीं रहता। लेकिन ये तो बस एक दौर है जिसे वो सच में अपने दिल में रखता है। उसी को उसने खुद से दूर कर दिया। कितनी अफसोस की बात है, उसने ये सब खुद के साथ किया। बाहर की आवाजें धीमी पड़ गईं। मैं वहां काफी देर तक खड़ी रही, पूरी तरह खोई हुई। मेरे दिल में जरा सी भी हलचल नहीं थी, बस सुकून था। लू यूशी ने अपने फैसले खुद लिए थे, अब उसे उनके नतीजों के साथ जीना होगा। फिर शीशाओ अंदर आए, हाथ में गरम कमल बीज की खिचड़ी का कटोरा लिए और मुझे खिड़की के पास खड़ा पाया। उन्होंने नरमी से कहा, थोड़ा और क्यों नहीं सोई? क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? मैंने सिर हिला दिया। अब और नींद नहीं आ रही थी तो उठ गई। वो पास आए, चम्मच उठाया, हल्के से फूंका और मेरे होंठों के पास ले आए। उनकी आंखों में बहुत गर्माहट थी। भूख लगी है, रसोई ने यह खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है। यह नरम और मीठा है, इसे जरूर चखो। मैं शर्मा गई और एक कौर लिया। कमल के बीज की मिठास गाढ़ी और मलाईदार खिचड़ी के साथ मिलकर मेरी जीभ पर ही घुल गई। हम में से किसी ने लुयू की स्थिति की बात नहीं की। उन्होंने पूछा नहीं और मैंने भी नहीं बताया। उसे छोड़ते ही वह मेरे लिए अजनबी हो गया। उस पर और वक्त बर्बाद नहीं करना था। नाश्ते के बाद चीशो मेरा हाथ पकड़कर मुझे माता पिता को चाय पिलाने ले गया। वे दोनों काफी मिलनसार और विनम्र थे। कल की बात का जिक्र नहीं हुआ। उनकी माँ ने मेरा हाथ थामा और मुस्कुरा दी। उन्होंने मेरी कलाई पर एक सफेद जेड कंगन पहनाया और गर्मजोशी से कहा, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, अब तुम हमारे परिवार की बहू हो। चीशियाओ बेशर्मों की तरह पीछे से आकर मुझे बाहों में भर लिया। उसकी आवाज एकदम नरम और मीठी थी। इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी बात तुम्हारे साथ रहना है। जायदाद की देखभाल के लिए प्रबंधक और मेरे माता पिता हैं। मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने पूरे 3 दिन बस एक दूसरे में ही खोए हुए बिताए। फिर वापसी की मुलाकात का समय आ गया। चीशियाओ तोहफों के साथ मुझे जो परिवार के घर ले गया। गाड़ी से उतरते ही मैंने देखा कि दूर से कोई मेरी तरफ दौड़ता आ रहा है। वह लियू यूं ही था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, गाल पर चोट और होंठ फटा हुआ था। उसके चेहरे पर कुछ हल्की सी खरोंचें भी थीं। वह पूरी तरह से टूटा फूटा लग रहा था। यह साफ तौर पर त्सुयुमो के साथ उस लड़ाई का नतीजा था। फिर उसने देखा कि चीशियाओ मेरा हाथ पकड़े हुए है और उसकी आंखें एक पल में लाल हो गईं। वह वहीं जड़ हो गया। उसने मुझे एक जटिल भाव से देखा। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। मैंने चीशियाओ का हाथ छोड़ दिया और आगे बढ़ी। आवाज ठंडी और दूर थी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लियू की आंखों में एक दर्द की झलक आई। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। पहले क्या हुआ था? सब मेरी गलती थी। बेवकूफी के लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हारी शादी तक पता ही नहीं चला कि मैंने तुम्हें कितना तड़पाया। मुझे पता है कि मैं गलत था। जिशी, क्या तुम अपने दिल से मुझे माफ कर सकती हो? मैंने हल्के से सिर हिलाया। वो सब बीती बात हो गई। माफ करने जैसा कुछ नहीं है। लियू की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसे लगा कि मैं अब कोई रंजिश नहीं रखती। वह उत्सुकता से आगे बढ़ा। जिशी, मैंने पहले ही सुयुमो से तलाक की बात कर ली है। मैं उसके साथ कभी गंभीर नहीं था। तुम ही एकमात्र हो जिससे मैंने कभी सच में परवाह की। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? कृपया केशियाओ को छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। केशियाओ का चेहरा यह सुनते ही उतर गया। वह मेरे सामने आ गया और एक झटके में लियू की कॉलर पकड़ ली। उसकी मुट्ठी इतनी कसी थी कि चटकने लगी, जैसे उड़ने को हो। मैंने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। चीशाओ, मत करो, ये इसके लायक नहीं है। मैंने लुयू से मुड़कर कहा, लुयू, जब मैंने कहा कि यह बीती बात है तो मेरा मतलब है कि हम अतीत में हैं। खत्म, समाप्त।
अब हम दोनों शादीशुदा हैं, हम दोनों की अपनी अपनी जिंदगी है। ऐसी बातें कहना बंद करो, तुम बस खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। और सच कहूं तो इससे बाकी सब भी असहज हो रहे हैं। लुयू की आंखें लाल थीं। वह हार मानने वाला नहीं था। वह गुस्से में चीशाओ की ओर इशारा करने लगा। तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। वह प्ले बॉय है, उसे औरतों से पेश आने की तमीज नहीं है। मुझे उसके अतीत की परवाह नहीं। बस उसे छोड़ दो और मैं अभी तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए समर्पित कर दूंगा। सिक्सी प्लीज, मैं चिचियाओ के साथ खुश हूं या नहीं, इसका जवाब मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसकी नरमी, जिस तरह से वह मेरी कद्र करता है, उसका हर पहलू, ये सब मेरे लिए है, यही काफी है। लेकिन तुम लुयूज, तुम्हारी एक भी बात पर मुझे यकीन नहीं है। तुमने एक बार मुझे एसयू यूमो के लिए धोखा दिया था। आगे चलकर तुम किसी और के लिए फिर से मुझे धोखा दोगे। अगर मैं पहले से ही सामने दलदल देख सकती हूँ तो भला मैं उसमें क्यों कदम रखूंगी। मैंने सिर हिलाया। मेरा चेहरा दृढ़ था। लुयूज, हम दोनों ही वयस्क हैं। अपने के गए फैसलों की जिम्मेदारी लो। तुमने एसयू यूमो से शादी की है तो उसके अच्छे पति बनो। यही सही है, और तुम दोनों के लिए भी। जहां तक मेरी और चीशाओ की बात है, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हमारे बारे में चिंता मत करो। मेरा जवाब सुनकर चीशाओ ने एक घमंडी ठंडी हंसी हंसी और लुयूज को चेतावनी दी। समझ गए? अगली बार ऐसा किया तो खैर नहीं। मुझे एलयू परिवार की इज्जत की परवाह नहीं, कहकर उसने मुझे कमर से पकड़ा और अंदर मुड़ गया। हमारे पीछे लुयूज ने हताशा और गुस्से से भरी एक चीख निकाली। उसकी आवाज निराशा और आक्रोश से कांप रही थी। क्यों झोलिंगशी, क्यों? हम दोनों साथ बड़े हुए हैं। तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकती हो? तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? प्लीज यूज को लौटा दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। सू यूमो बिलख बिलख कर रो रही थी। आंसू और नाक बह रहे थे। आसपास के लोग जिज्ञासु और आलोचनात्मक नजरों से देखने लगे। मैंने भौहें सिकोड़कर ठंडी आवाज में कहा, पहले उठो। अगर कुछ कहना है तो बड़ों की तरह कहो। लेकिन वह बस सिर हिलाती रही और जमीन से चिपकी रही। आंसुओं के बीच मुझे ऊपर देखती रही। नहीं, जब तक तुम मान नहीं जाती मैं नहीं उठूंगी। दीदी, यूज की नजरें सिर्फ तुम पर हैं। तुम्हारी शादी के बाद से उसने मुझे देखा तक नहीं। आधे महीने से उसने मुझे छुआ नहीं, और अब वह तलाक चाहता है। सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारे पास अपना नवाब है, फिर भी तुम उसे मुझसे क्यों छीन रही हो? उसने मेरा आंचल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसकी आंखों में चालाकी की एक झलक देखी। वह खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे सबके सामने गलत दिखाना चाहती थी। भीड़ बढ़ रही थी और फुसफुसाहटें तेज होने लगीं। मुझे बात बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस वहां से जाने ही वाली थी। तभी भीड़ में से सुयुरोंग, सुपरिवार की सबसे बड़ी बहन, अचानक तेजी से बाहर आई और मेरी ओर बढ़ी। उसने सुयुमो का कान पकड़ लिया और झिड़कते हुए बोली, सुयुमो, क्या तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने की अभी भी कमी है? ड्रामेबाजी बंद करो। उठो। सुयुमो दर्द से कराह उठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि कौन है और तुरंत पीछे हट गई। दीदी, वह सिसकते हुए बोली, मुझे ऐसा मत बुलाओ। मेरे पास तुम्हारे जैसी बेशर्म छोटी बहन नहीं है। सुयुरोंग के चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। सिर्फ एक आदमी के लिए इतना सब कुछ, जमीन पर गिर जाना, सबके सामने रोना। तुम सुपरिवार के नाम पर एक कलंक हो। सुयुमो ने बोलना चाहा, पर सुयुरोंग तंग आ गई थी। उसकी दासियों ने दौड़कर उसका मुंह बंद किया और उसे घसीट ले गईं। इतना सब होने के बाद मैं थक चुकी थी। मैंने सबको अलविदा कहा और सीधे हवेली लौट गई। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी खबर जल्दी ही लुयू तक पहुंच गई। उसने गुस्से में सुयुमो को आंगन में बंद कर दिया ताकि वह फिर मेरे सामने कुछ गलत न कह दे। अब मुझे शांति और सुकून मिला। जब लगा कि सब शांत है, तभी अचानक लियू की एक चिट्ठी मिली। उसकी लिखावट बेतरतीब थी, बस जल्दबाजी में लिखे कुछ शब्द। ची श्याओ यान चेन हाउस में है। यान चेन हाउस शहर का सबसे बड़ा कोठा था और पहले ची श्याओ की पसंदीदा जगह हुआ करती थी। उसके अतीत से जुड़ी सारी अफवाहें फिर से मेरे जहन में ताजा हो गईं। मेरा दिल बैठ गया। बेचैनी की लहर ने मुझे घेर लिया। बिना सोचे मैंने कपड़े बदले और हवेली से निकल गई। मैं यानचेन हाउस पहुंची। पिछले दरवाजे पर लियू बग्घी में मेरा इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें जीत की खुशी से चमक उठीं, जैसे ची श्याओ के खिलाफ सबूत मिल गया हो। वो उत्साहित होकर बोली, मैंने कहा था ना, ची श्याओ ठीक आदमी नहीं है। देखो, कुछ ही दिनों में वो पुराने ढर्रे पर आ गया। मुझे खबर मिली है कि वो यानचेन हाउस में औरतों के साथ मजे कर रहा है। चलो अभी चलते हैं, खुद देख लो, उसे असल में देखो। मेरा मन तुरंत लौटने को हुआ। डर था कि कुछ डरावना ना दिख जाए। लगा शायद मेरा फैसला गलत था, लेकिन मेरे कदमों की अपनी ही मर्जी थी और मैं बग्घी में बैठ गई। पूरे रास्ते मेरा पेट मरोड़ रहा था। मेरा दम घुट रहा था। ची श्याओ का यानचेन हाउस में होना लियू और सुयुमो की शादी से भी 100 गुना बड़ा झटका था। लियू ने नोटिस किया कि मैं खराब मूड में थी और इस बार उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। बग्घी यानचेन हाउस के पीछे आकर रुक गई। मैं लियू के पीछे पीछे अंदर गई। किसी ने हमें नहीं रोका। हम सीधे दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे के बाहर रुके। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से हंसी और बातचीत सुनाई दे रही थी। फिर मैंने ची श्याओ की आवाज सुनी और मेरा दिल कस कर रह गया। फिर अगले ही पल मैंने उसे कहते सुना, मैं साफ साफ कह दूं, मुझे फिर कभी ऐसी जगह मत बुलाना। शीशी को ये पसंद नहीं। उसे पता चला तो वो बहुत नाराज होगी। अरे वाह स्वामी, अभी तो शादी हुई है और आप पहले ही उनके काबू में आ गए। पूरा कमरा ठाकों से गूंज उठा। तुम लोग समझते नहीं हो, ये लड़का बचपन से ही झोलिंगशी के लिए दीवाना रहा है। सालों से, सच में। आखिरकार उसे वो मिल ही गई। अब जाहिर है वो उसे सोने की तरह संभालेगा ही। पहले के दिनों में उसके सामने झोलिंगशी का नाम भी ले लो तो वो बेकाबू हो जाता था। और जब उसे पता चला कि उसकी सगाई उस लू लड़के से हो गई है, तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और कई दिनों तक रोता रहा। उसने उसकी पेंटिंग से पूरा एक कमरा भर दिया था। उन्हें एक बार देख लो तो फिर से उसकी याद सताने लगती थी।
मैंने हैरानी से भौहें उठाई, सच में चौंक गया था। वो बात सुनकर मुझे भी कुछ याद आ गया। जब हम बच्चे थे तब कुछ समय तक हर रात मेरी आंगन की दीवार पर एक काली परछाई दिखाई देती थी। मुझे लगा था कि वो कोई भूत है। मैं इतना डर गया था कि बहुत दिनों तक अकेले सो ही नहीं पाया, और बाद में पता चला कि वो पूरी रातें ची शाओ ही था। ची शाओ, मुझे याद है कि तब तुमने जो लिंगशी की पेंटिंग से पूरा कमरा भर दिया था। क्या तुमने उन्हें कभी फेंका था? मैंने अनजाने में ही सांस रोक ली। मैं दरवाजे से सटकर अंदर हो रही बातों को ध्यान से सुनने लगा। फिर मैंने ची शियाओ की आवाज सुनी, जो गर्मजोशी भरी थी और थोड़ी सी आत्मविश्वास से भरी भी। उन्हें फेंक दूं? बिल्कुल नहीं, नहीं फेंके, सब रखे हैं। वो सब 10 साल से भी ज्यादा की भावनाएं हैं। जब हमारे बच्चे होंगे मैं उन्हें ये सब दिखाऊंगा, ताकि वो जाने कि उनके पापा ने मम्मी को पाने के लिए कितनी मेहनत की थी, ताकि उनकी मम्मी से शादी कर सकूं। लू यू का सू युमा से शादी का फैसला अचानक नहीं था, बल्कि उस इंसान के साथ धोखा था जिससे वो प्यार करता था। युनचुन हाउस के बाहर लू यू गाड़ी के सहारे खड़ा था। मुझे देख उसकी आंखों में पछतावा दिखा। भारी आवाज में उसने पूछा, जीशी, क्या मैं बेवकूफ हूँ? मैं ही था जिसने तुम्हें सीधा उसके बाहों में धकेल दिया। मैंने तुम्हें वो सारी भयानक बातें कही थीं। तुम्हें मुझसे नफरत जरूर होगी। जब वह बोल रहा था, पछतावे के आंसू उसके चेहरे पर बह निकले। मैं उसे चुपचाप देखती रही। मेरे अंदर बची हुई आखिरी उदासी भी बस घुल गई। लू यू, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने सच में तुमसे प्यार किया था। अपने अस्तित्व तक मैंने कभी तुम्हारे साथ शादी करने का सपना देखा था, लेकिन वो सब बीत चुका है। अभी मैं खुश हूँ। जिक्सियाओ मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और मैं तुम्हें उसके लिए सब कुछ बिगाड़ने नहीं दूंगी। तो अब से अगर हमारी राहें कभी टकरा भी जाएं तो बस अजनबियों की तरह बर्ताव करें, अपनी अपनी जिंदगी जी, ठीक है? लू यू ने सिर झुका लिया और काफी देर तक चुप रहा। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। जब मुझे लगा कि वह जवाब नहीं देगा, उसने हल्का सा सिर हिला दिया। उसका पूरा शरीर खोखला, खोया हुआ और अकेला सा लग रहा था। वह आत्मविश्वास से भरा आया था, पर जाते वक्त लगा जैसे उसे कीचड़ में घसीटा गया हो। उसकी तन्हाई देख मुझे सब समझ आ गया। इस बार हमारे बीच सब कुछ पूरी तरह खत्म हो गया था। बचपन की यादें आखिरकार मिट गईं। मैं वापस जाकर ची शियाओ और उसके दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं अकेले ही घर की ओर हवेली लौट गई। मैं सीधा उसकी स्टडी में चली गई। हालांकि मैंने खुद को मानसिक रूप से पहले ही तैयार कर लिया था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और देखा कि हर दीवार और हर शेल्फ पर चित्र लगे हैं, मैं वहीं ठिठक गई। हर एक पेंटिंग मेरी ही थी। छोटी बांधे छोटी बच्ची से लेकर खिलती जवानी की हंसती, खुली या सोच में डूबी युवती तक। हर भाव, हर नजर इतनी जीवंतता से उकेरी गई थी कि मानो वे सचमुच जीवित हों। फीकी स्याही और पीले कागज बताते थे कि ये पेंटिंग्स पुरानी हैं। इनके हर ब्रश स्ट्रोक में दशकों का प्यार और तड़प थी। मैंने हाथ बढ़ाया और धीरे से अपनी उंगलियां एक चित्र पर फेर दी। मेरी उंगलियों के नीचे ठंडा कागज महसूस होते ही मेरे सीने में कुछ गर्म सा हो गया। मेरी आंखों में जलन सी होने लगी। मुझे नहीं पता मैं वहां कितनी देर तक खड़ी रही। फिर मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। ची शियाओ अंदर आया। उसने मुझे चित्रों के सामने खड़ा देखा। मेरी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर मेरे पास दौड़ा और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। शीशी, तुम क्यों रो रही हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या किसी ने तुम्हें दुखी किया? मुझे इस तरह डरा मत दो। मेरा दिल ये सहन नहीं कर सकता। अब मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मैंने अपना चेहरा उसकी छाती में छुपा लिया। ची शियाओ, मुझे तुम पसंद हो। मुझे सच में बहुत ज्यादा तुमसे प्यार है। ची शियाओ पूरी तरह से स्थिर हो गया। वह कुछ सेकंड के लिए जड़ हो गया, जैसे वह अभी अभी सुनी बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उस पर खुशी की लहर छा गई। उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी ठुड्डी मेरे सिर पर टिका दी, बार बार उसे चूमा। उसकी आवाज भावनाओं और अपार खुशी से भरकर कांप रही थी। शीशी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें 10 साल से भी ज्यादा समय से प्यार करता हूँ। इस जीवन में, अगले जीवन में और हर एक जीवन में हमेशा सिर्फ तुम ही रहोगी। बाद में जी शियाओ को पता चला कि उस दिन लू यू ने मुझे यानचुन के घर घसीट लिया था, ताकि हमारे बीच कोई झगड़ा करवा सके। वह इतना गुस्से में था कि लगभग लू के घर जाकर उसकी जमकर पिटाई करने ही वाला था। वह बार बार कसम खाता रहा कि हाँ, वह पहले यानचुन हाउस जाता था, लेकिन सिर्फ दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए। उसने उन महिलाओं को छुआ नहीं। वह इतना डरा था कि मुझे यकीन नहीं हुआ। वह घुटनों पर बैठकर आसमान की कसम खाने लगा। उसे देख मैं हंसी नहीं रोक सकी। जैसे ही मैंने वे चित्र देखे, मुझे तुरंत समझ आ गया कि मैं उसके लिए क्या मायने रखती हूँ। मैंने उसकी हर बात पर यकीन किया। उस पल मैं बहुत शुक्रगुजार थी कि बुरे वक्त में मैंने ची शियाओ को चुना, और सब कुछ सहने के बाद भी हम आखिर मिल गए। ची शियाओ ने अपनी सारी पुरानी आदतें पूरी तरह छोड़ दी थीं। जायदाद संभालने और अनिवार्य सामाजिक जिम्मेदारियों के अलावा उसका हर खाली पल मेरे साथ ही बीतता था। वसंत में वह मेरे साथ बगीचे में फूल लगाने के लिए हमेशा मौजूद रहता था। फिर एक दिन ची शियाओ और मुझे ग्रैंड प्रिंसेस के गार्डन भोज में आमंत्रित किया गया। वहाँ भीड़ भरी हुई थी। सभी जगहों से रईस परिवार, युवा स्वामी और महिलाएं वहां मौजूद थीं। पूरा माहौल बहुत जीवंत और गूंजता हुआ था। मैं कुछ करीबी दोस्तों के साथ फूलों की प्रशंसा करते हुए घूम रही थी। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी और बिल्कुल भी पसंद न आने वाली आवाज आई। शीशी, बहुत समय हो गया, मिले नहीं। कैसी हो तुम? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां पास ही लू यू खड़ा था। वह धुंधली सफेद ब्रोकेट पोशाक में था। वह काफी दुबला हो गया था और उसकी आंखें धंसी थीं। उसके चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी, लेकिन वह अब भी मुझे घूर रहा था, जैसे वह मेरी शक्ल को हमेशा के लिए अपनी याद में बसा लेना चाहता हो। ची शियाओ का चेहरा गंभीर हो गया। वह सहज रूप से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। युवा स्वामी लू, उसने ठंडे स्वर में कहा, यह महाराजकुमारी का भोज है, अपनी हद में रहो। लू यू ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह बस मुझे देखता रहा। उसकी आवाज धीमी और भावुक थी। शिक्षी, ये जानकर कि तुम ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है।
लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, मैं बस नहीं छोड़ सकता। मैंने पहले ही सुयुमो को तलाक दे दिया है, अब मैं आजाद हूँ। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? हमारे चारों ओर हर एक नजर हमारी ओर मुड़ गई, जिज्ञासु टोह लेती हुई। मेरा चेहरा जल उठा। मैं बराबर बराबर शर्मिंदा और गुस्से में थी। लू यू, मैंने अपनी बात बहुत साफ कर दी है। कैसाओ और मैं खुशी खुशी शादीशुदा हैं, कुछ तो आत्मसम्मान रखो, ये तमाशा बंद करो। लेकिन लू यू और करीब आ गया। उसकी आंखें जंगली और जुनूनी थीं। शिशी, मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। उस वक्त मैं अपना आपा खो बैठा था। कृपया बस मुझे एक मौका दो सब ठीक करने का। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कैसाओ अब और नहीं सुन सकता था। वह आगे बढ़ा और लूयू के चेहरे पर सीधा मुक्का मारा। लूयू कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसके मुंह के कोने से तुरंत खून बहने लगा। कैसाओ ने गुस्से में उस पर उंगली उठाई। लूयू, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमा। शिशी ने सब कुछ साफ साफ कह दिया है। दोबारा उसके पास आए तो मत कहना कि चेतावनी नहीं मिली। आसपास के लोग धमाके से दहल गए। ग्रैंड प्रिंसेस ने तुरंत लोगों को बीच बचाव के लिए भेजा। युवराज लू, कृपया शांत रहें, शांति से बात कीजिए। आइए दावत का माहौल खराब न करें। लूयू ने अपने होंठ से खून पोंछा। उसकी आंखें और भी ज्यादा पागल सी हो गईं। वह मुझ पर चिल्लाया, झोलिंगशी, क्या तुम वाकई इतनी बेरहम हो? हमारा 10 साल का रिश्ता तुमने यूं ही खत्म कर दिया। बचपन में तुमने साथ देने का वादा किया था। भूल गई मैंने तुम्हें उस कुत्ते से बचाया था? क्या तुम भूल गई वो वादा जो हमने साथ में आड़ू के फूलों के पेड़ों के नीचे किया था? तुम ये सब कैसे भूल सकती हो? मैंने गहरी सांस ली। मेरी नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं। लू यू, तो सुयुमो से शादी करते ही तुमने हमारे बीच सब खत्म कर दिया था। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब फिर से बीती बातें मत छेड़ो और मेरा पीछा करना बंद करो। इतना कहकर मैंने कैसाओ का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। लू यू को अकेला खड़ा छोड़ दिया, जो अब सबकी नजरों और उनके फैसलों के बीच पूरी तरह मूर्ख सा लग रहा था। कैसाओ ने चुपचाप मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेली की गर्माहट ने मेरी बची खुची बेचैनी भी दूर कर दी। उस इंसान के लिए दुखी मत हो जो उसका हकदार ही नहीं है। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखते हुए बिताऊंगा। जितना उसने कभी नहीं किया, उससे 100 गुना, 1000 गुना बेहतर। मैं उसके कंधे पर झुक गई और धीरे से कहा, मुझे पता है जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज से डर नहीं है। बगीचे की दावत में हुआ यह तमाशा पूरे शहर में बहुत तेजी से फैल गया। लियू यू सबका मजाक बन गया। लोग कहते हैं उसकी अच्छी जिंदगी थी, पर उसने सब छोड़ दिया उस एक्स के पीछे जो आगे बढ़कर शादी कर चुकी थी। सुयुमा की हालत भी अच्छी नहीं थी। लियू यू से तलाक के बाद उसकी प्रतिष्ठा मिट गई। शर्मिंदा सू परिवार ने उसे नहीं अपनाया, इसलिए उसे दूर के रिश्तेदारों के पास जाना पड़ा। वहां पराए घर में रहना मुश्किल था। उसे लगातार अपमानित किया जाता था। जब उसने सुना कि लियू यू अब भी पीछे है तो वह शहर लौट आई। एक दिन मैं नौकरानियों के साथ नाश्ता बना रही थी, तभी बाहर चिल्लाने की आवाजें आईं। एक नौकरानी ने बताया कि सुयुमो गेट पर हंगामा कर मुझसे मिलने की जिद कर रही है। कशियाओ का चेहरा उतर गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, उसे दफा करो, मैं उसकी गंदगी यहाँ नहीं आने दूंगा। लेकिन सुयुमो नहीं जा रही थी। उसका चिल्लाना बढ़ गया और बाहर भीड़ लग गई। उसे अंदर न आने देना मामला और बिगाड़ देता, जो हवेली की साख के लिए बुरा होता। मैंने लंबी सांस ली। मैंने नौकरानी से उसे अंदर लाने को कहा। सुयुमो आंगन में आई। उसके कपड़े फटे पुराने, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर चोट के निशान थे। वह पूरी तरह से टूटी बिखरी लग रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह झपट पड़ी और मेरे बाल पकड़ने की कोशिश की। झोलिंगशी, तुम डायन हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब तुम्हारी ही गलती है। तिशियाओ ने तुरंत रिएक्ट कर उसे पीछे धकेल दिया। सुयुमो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी और वहीं पड़ी बिलखने लगी। झोलिंगशी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम ना होती तो यूज कभी मुझसे शादी ही नहीं करता। हमारे बीच दरार डालने वाली भी तुम ही हो। मैं आज जैसी हूँ उसकी वजह भी तुम ही हो। मैंने उसकी ओर देखा। मुझे उसके लिए जरा भी हमदर्दी नहीं थी। उसकी हालत के लिए पूरी तरह वही जिम्मेदार थी। मेरे और लुयूस के रिश्ते को जानबूझकर बर्बाद करने वाली वही थी। उसी ने अपनी मर्जी से उससे शादी की थी और अब जब सब कुछ बिखर गया है तो उसकी वजह वही है। उसने अपनी किस्मत खुद चुनी थी। मैंने शांत और सपाट स्वर में कहा, तुमने लू युद्ध से शादी की थी। तुम जानती हो कि तुमने कौन से फैसले लिए थे अपने दिल में। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या किया था। अगर तुमने उस वक्त उसे फंसाया ना होता तो लू युज मुझे कभी गलत न समझता। उससे शादी करना तुम्हारा फैसला था, उससे तलाक लेना भी तुम्हारा ही फैसला था। तुम्हारे और लियू युज के बीच जो भी हुआ उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? तुम्हें खुद के अलावा किसी और को दोष देने का हक नहीं है। सुयुमो ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में जहर भरा था। तुम झूठ बोल रही हो, सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम न होती तो यू का दिल कभी तुम्हारे पास न होता। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं दूंगी। चीशियाओ आगे बढ़ा। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। सुयुमो, अगर तुमने एक और गलत बात कही तो मैं इतना सभ्य नहीं रहूंगी। अब निकल जाओ। सुयुमो जान गई थी कि अब उसे कुछ हासिल नहीं होगा। उसने मुझे नफरत से देखा और लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गई। इसके बाद लियू यू शांत हो गया। मुझे लगा कि अब वह मुझे अकेला छोड़ देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इससे भी ज्यादा पागलपन भरी हरकत करेगा। उस दिन चीशियाओ को सैन्य मामलों के लिए सीमा पर बुला लिया गया था। हवेली में बस मैं और कुछ दासियां ही थीं। उस रात मैं अध्ययन कक्ष में पढ़ रही थी जब अचानक बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कोई अंदर घुस आया है। मैंने तुरंत एक दासी को बुलाया। वह बाहर गई और हर जगह जांचा। वापस आकर बोली कि वहां कुछ भी नहीं है। मैंने चैन की सांस ली और दोबारा पढ़ने लगी। तभी दरवाजा लात मारकर खुला और लियू यू अंदर झपटा।
उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, चेहरा विक्षिप्त लग रहा था। आखिर मुझे मौका मिल गया। चिचियाओ गया, साथ चलो, एक जगह ले चलता हूँ, वहां हमें कोई परेशान नहीं कर सकेगा, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मैं पूरी तरह कांप रही थी। मैं तेजी से पीछे हट गई। मुझसे दूर रहो। लू यूज, तुम पागल हो गए हो। चिचियाओ कभी भी वापस आ सकता है, तुम्हें अभी निकलना होगा। पर लू यूज पास आता रहा। उसके चेहरे पर विकृत मुस्कान थी। नहीं, वह नहीं आएगा। मैंने पहले ही उसके घोड़े को गोली मरवा दी है। वह वापस नहीं आएगा। शीशी, मेरे साथ चलो, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं उसे देख रही थी, उसका यह बिखरा हुआ डरावना रूप, और मुझे शुद्ध भय महसूस हुआ। तुमने सच में चिचियाओ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? लू यूज, तुम बिल्कुल असंभव हो। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। किशो अपने गार्ड्स के साथ अंदर घुस आया। किशो को पहले ही पता था कि लू यूजी कुछ करेगा, इसलिए उसने गुप्त गार्ड्स तैनात कर दिए थे। उसने लू यूजी को सख्त नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें सच में मेरे निवास में घुसने और सिक्सी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? लू यूजी किशो को देख दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी आएगा। होश आते ही उसने मुझे बंधक बनाने के लिए झपट्टा मारा, पर गार्ड्स ने उसे तुरंत दबोच लिया। किशो कमरे के पार आया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आवाज में डर की एक कंपन थी। सिक्सी, तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हें डरा दिया? मैंने सिर हिलाया और उसके करीब चली गई। मैं ठीक हूँ किशाओ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। उसने धीरे से मेरे बालों को सहलाया। ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना था। तुम्हें यह सब झेलना पड़ा, इसका दुख है। फिर वह दबोचे हुए लू यीजे की ओर मुड़ा और उसकी आंखें बर्फीली हो गईं। लू यीजे, तुमने बार बार मेरी पत्नी को परेशान किया है और अब तुम मेरे घर में घुस आए हो और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जेंग के ड्यूक का घर इतना आसान है कि कोई भी उसे दबा सकता है? कोई इसे यहाँ से ले जाओ, इसे अधिकारियों के हवाले कर दो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह हर बात का जवाब दे, जो भी उसने किया है, हर एक चीज का। सुरक्षा कर्मियों ने लू यीजे को बाहर घसीट दिया। वह छटपटाते हुए चिल्लाया, शीशी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ऐसा मत करो किशाओ, चालाक सांप, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी चीख पुकार से कुछ नहीं बदला। उसे ले जाया गया। क्यों ने मुझे थामे रखा और बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं बोला। मैं उसके शरीर को कांपते हुए महसूस कर सकती थी। वह सच में डर गया था, मुझे खो देने के डर से। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और लू यीजे पर मुकदमा चलाया। तोड़फोड़ और गैरकानूनी प्रवेश, अपहरण की कोशिश और एक शाही अधिकारी के खिलाफ साजिश का संदेह। सबूत पूरी तरह से ठोस थे। उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लू परिवार उसे बचाने के लिए भटकता रहा और अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, पर शीशाओं ने सब कुछ पहले ही संभाल लिया था। लू परिवार की सारी कोशिशें बेकार चली गईं। लू परिवार के मुखिया यह सदमा न सह सके। वह गंभीर बीमार होकर कभी न संभले। लू परिवार का कारोबार ठप हो गया और वे रातों रात दिवालियां हो गए। कभी प्रतिष्ठित रहा लू परिवार यूं ही बिखर गया। जब त्सुयुमो को पता चला कि लू यीजे को सजा हो गई है और लू परिवार बर्बाद हो गया है, तो वह पूरी तरह टूट गया। उसके पास अब कुछ भी थामने को नहीं बचा था। आखिरकार वह सड़कों पर आ गया, जिंदा रहने के लिए भीख मांगने लगा। एक दिन मैं और कैशाओ टहल रहे थे, तभी मैंने उसे दूर से देखा। वह फटे पुराने कपड़ों में था, बाल बेजान और रूखे, चेहरा गंदगी से सना हुआ। वह सड़क किनारे घुटनों के बल बैठा राहगीरों से पैसे मांग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। उस चालाक, जोड़ तोड़ करने वाले इंसान का अब उसमें कुछ भी बाकी नहीं था। उसे देखकर मुझे बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ। यही उसका हक था। दिन यूं ही गुजरते रहे। मैं और कैशाओ और भी करीब आ गए। वह अब भी मुझे पहले की तरह ही दुलार करता था। उसे मेरी हर छोटी पसंद याद रहती थी। जब मैं बीमार पड़ती, वह दिन रात मेरे पास बिना रुके बैठा रहता। जब मेरा मूड खराब होता, तो वह मुझे हंसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता। हमने साथ में बहुत कुछ झेला और हर अनुभव ने हमें और मजबूत बना दिया। 1 साल बाद मैं गर्भवती हुई। जानकर कैशाओ बहुत खुश हुआ और वह हर दिन मेरा पूरा ख्याल रखने लगा। मुझे कोई भी भारी काम करने नहीं देता था। मेरी नियमित जांच के लिए उसने सबसे अच्छे शाही वैद्य को बुलवाया। पूरा घर मेरे इर्द गिर्द घूमता था। हर कोई डरा हुआ था कि कहीं मुझे कोई छोटी सी भी परेशानी ना हो जाए। मेरी सास हर दिन खुद मेरे लिए खाना बनाती थीं, हर तरह के पौष्टिक सूप और शोरबे। वह यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ थी कि उसका पोता स्वस्थ और मजबूत होकर इस दुनिया में आए। कैशाओ को मेरे लिए व्यस्त देखकर मेरा दिल भर आया। कैशाओ को मुझे उतना ही प्यार करते देखना जितना उसने शुरुआत में किया था, मेरे दिल को खुशी से भर देता था। मुझे पता था कि मैंने इस जीवन के लिए सही व्यक्ति चुना है। जेल में लू यीजे ने सुना कि मेरा एक बच्चा हुआ है, कि कैशाओ मुझे पूरी तरह से चाहता है। वह पछता रहा था और दिन ब दिन कमजोर होकर बिखरता जा रहा था। वह मेरा नाम चिल्लाकर अपनी गलतियों पर दुख जताता, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपना गुनाह अब उम्र भर ढोना था। बाद में खबर आई कि जेल में झगड़े के दौरान पिटाई से उसकी हालत बिगड़ गई। वह कभी ठीक नहीं हो पाया और बिस्तर पर अपनी परछाई बनकर रह गया। वहीं सुयुमो को चोरी के जुर्म में कई साल की जेल हुई। जेल से छूटकर भी उसने कुछ नहीं सीखा। चोरी और मुसीबतें जारी रखीं। आखिरकार एक झगड़े में अनजाने में हत्या कर दी। उसे मौत की सजा मिली और उसके दयनीय जीवन का अंत हो गया। समय पंख लगाकर उड़ गया, पता ही नहीं चला। हमारा बेटा छिन यानशी बड़ा होकर एक ऐसा युवक बन गया था जो विद्या और युद्ध कला दोनों में निपुण था। उसने शाही परीक्षा पास की, दरबार में अधिकारी बना और सम्राट का गहरा विश्वास अर्जित किया। ची शियाओ ने झेंग के ड्यूक की उपाधि विरासत में ली और स्वयं नया ड्यूक बन गया। हमारा परिवार प्रेम और सौहार्द से भरा था, हंसी खुशी से जी रहा था और राजधानी के सभी लोगों की ईर्ष्या का कारण बन गया था। हर साल लालटेन उत्सव पर ची शियाओ मुझे और हमारे बेटे को नदी पर लालटेन छोड़ने ले जाते थे। वह मेरे लिए हर बार एक अनोखी लालटेन अपने हाथों से बनाते थे, ठीक वैसे ही जैसे हमारी शादी से पहले बनाई थी, जिस पर शी अक्षर लिखा था। जलती बुझती रोशनी को पानी पर बहते हुए देखती मैं ची शियाओ के कंधे पर सिर टिका देती थी। ची शियाओ, तुम्हारा धन्यवाद। मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के अपना जीवन साथी चुनने के लिए धन्यवाद।
मुझे इतनी खुशी देने के लिए धन्यवाद। उसने मेरा हाथ थामा, उसकी आंखों में प्यार था। शीशी, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। मुझे कभी ना छोड़ने के लिए धन्यवाद। इन सभी वर्षों में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए धन्यवाद। इस जीवन में तुम्हें पाना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है।